Okay, today we are going to attend a new topic of plant kingdom. प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग हम एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं एल्गी, और एल्गी के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी की टाइप 3 प्रकार की होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं एल्गी के अंदर कि भाई इनके जल में रहने की प्रकृति, इनके जनन करने की प्रकृति, जनन का कौन सा प्रकार है। एल्गी तो तीनों प्रकार के जनन कर लेती है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, तीनों प्रकार के जनन कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर हम पहली बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी की। इसको हरे शैवाल कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। और देखा जाए तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ शेप रहती है, जैसे प्लेट की तरह हो सकता है, डिस्क की तरह हो सकता है, जालिकाकार हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है। सामान्यतः अगर आपने देखा होगा तो जो हरित लवक होता है वो ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, इसी शेप में देखा ना। इसके अंदर जो ग्रेना स्ट्रोमा वगैरह होते हैं, लेकिन इसमें कई डिफरेंट टाइप और रिबन के आकार का भी हो सकता है यहाँ तक। ठीक है, तो देखें, एक कोशिकीय, कॉलोनी में अथवा तंतु में, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी एक कोशिकीय गुच्छे में भी रह सकते हैं और तंतु भी बना के रह सकते हैं। यदि तंतु का एग्जांपल दो तो यूलोथ्रिक्स दे दो आप। क्या दे दो? यूलोथ्रिक्स। और यदि कॉलोनी का एग्जांपल दो तो आप वोल्वोक्स दे सकते। इसका एग्जांपल वोल्वोक्स। इसके सदस्यों में जो क्लोरोफिल ए और बी होता है वो पाया जाता है, इसके कारण इनका रंग जो होता है ग्रीन होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इनका कलर जो होता है हरा होता है। इनके जो वर्णक होते हैं जो इनको हरा बनाते हैं वो लवक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हरित लवक के अंदर। जैसा कि प्लांट में होता है वैसा इसके अंदर हो रहा है, कोई नया चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक या एक से अधिक पायरिनोइड्स में प्रेजेंट रहता है। ये पायरिनोइड क्या होता है? जब आप किसी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसके अंदर जो रासायनिक स्ट्रक्चर होती है उसको कहा जाता है पायरिनोइड। ठीक, इनमें पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क जैसा हो सकता है, प्लेट जैसा हो सकता है, जालिकाकार हो सकता है, कप जैसा हो सकता है, सर्पिल हो सकता है, रिबन के आकार का हो सकता है। काफी इसकी वैरायटी है, काफी टाइप से ये होते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के ऊपर आगे और देखते हैं। इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर हम देखते हैं, तो इनको हम प्लांट जगत में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि इनके अंदर सेलुलोज और पेक्टोज की सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जैसा प्लांट के अंदर होता है। आपने प्लांट के ऊपर जब पढ़ा था तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कायिक जनन जो होता है वो तंतुओं के टूटने से होता है। इसके जो भी फिलामेंट्स होते हैं टूट के जब नीचे गिरते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद नए पादप का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन इसमें जू स्पोर द्वारा होता है, नहीं चल बीजाणु द्वारा होता है। ये चल बीजाणु है जिसके ऊपर फ्लैजिला यानी कसाबिकाएं पाई जाती हैं, चल बीजाणु द्वारा होता है। अच्छा, इसके बाद में अगर देखा जाए इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है, और जो युग्मक होते हैं वो इसके अंदर समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं। ये बात मैंने आपको कल भी क्लियर करवा दी। समयुग्मकी यानी आकार और संरचना, आकार और कार्य दोनों में समान। समयुग्मकी, असमयुग्मकी आकार में समान लेकिन कार्य में डिफरेंट, और विषम युग्मकी दोनों चीजों में डिफरेंट। ठीक है, ये देखो ये वोल्वोक्स का डायग्राम दिखा रखा है और ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिखा रखा है। तो इसके अंदर ये फिलामेंट टाइप से हो गई, फिलामेंट टाइप से है, जबकि इसके अंदर ये कॉलोनी है, गुच्छे के रूप में है। क्लियर? आगे हम बात करें फियोफाइसिस, इसको भूरे शैवाल भी कहते हैं। ये इसके जो सदस्य होते हैं साकित हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, तंतुमयी हो सकते हैं, सघन साकित, कैल्प। कैल्प की अगर हम बात करें तो 100 मीटर लंबा भी हो सकता है। सबसे बड़ा आता है शैवाल के अंदर ये। इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 100 मीटर तक हो सकती है।
इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल तक प्रेजेंट होते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। रंग की इनकी अगर बात करें तो इनका रंग जो होता है वो जैतूनी हरे से लेके भूरे के विभिन्न शेड का मतलब जानते हो आप, भूरा, हल्का भूरा, थोड़ा सा गहरा भूरा, इस प्रकार से इसके जितने भी शेड होते हैं वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, ये भी क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन होता है वो संचित रहता है। इसके अलावा ये लेमिनेटिन और मैनिटोल के रूप में भी भोजन का संग्रह करता है। ये भोजन संग्रह करने की एक, अगर देखा जाए, जैसे आप बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक रासायनिक पदार्थ ही तो है। इसी प्रकार लेमिनेटिन और मैनिटोल जो होता है वो भी रासायनिक पदार्थ होता है, उनको ये स्टोर करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा दो अलग चीजों में और स्टोर करके रखता है। इनमें पाई जाने वाली सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की तो बनी होती है, और इसके बाहर अगर देखा जाए तो जिलेटिन प्रोटीन का स्तर भी पाया जाता है। सेलुलोज की तो बनी होती है, लेकिन उसके बाद भी किसका स्तर पाया जाता है, जिलेटिन प्रोटीन का पाया जाता है। अगर आगे हम बात करें फियोफाइसी पर हम चल रहे हैं, जिन्हें हम भूरे शैवाल कहेंगे। इनकी कोशिका में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य अतिरिक्त रस धानियां भी पाई जाती है। ये कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक द्रव्य है। इसके अलावा इसमें रस धानियां भी पाई जाती हैं, जो इसके कुछ मात्रा में कुछ रसों को स्टोर करके रखती है। ठीक है, इनमें पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषण के अंग पाए जाते हैं। पत्ती सम बोलोगे आप, नॉट लीफ। लीफ प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होते, इसलिए हम कहेंगे कि इनमें पत्ती की तरह क्या पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अंग पाए जाते हैं। कायिक जनन विखंडन द्वारा, एक जीव टूटा और दो जीव बना लिए, विखंडन हो गया। अलैंगिक जनन वही जूसपोर द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, और लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। कोई चेंज नहीं करना, पीछे जो आ रहा है वैसा का वैसा आपको आगे डिवाइड करके बताना। युग्मक जो होते हैं वो किस आकार के होते हैं, नाशपति आकार के होते हैं, कुछ ऐसे। इनको क्या कहा जाता है, पायरीफॉर्म, क्या कहा जाता है। और इनके पार्श्व में दो फ्लैजिला होते हैं, तो दो फ्लैजिला मैंने दिखा दिया आपको। इनके पार्श्व में क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फ्यूकस, सार्गेसम, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस। ठीक है, आगे अगर देखें तो ये आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, लेमिनेरिया का है, ये फ्यूकस का है, और ये डिक्टियोटा का है। वो किसका है, डिक्टियोटा का। क्लियर। आगे हम बात करें रोडोफाइसी की, अगर हम बात करें तो इनको लाल शैवाल कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो लाल रंग होता है वो एक वर्णक के कारण होता है। उस वर्णक का नाम है फाइकोइरिथ्रीन। क्या नाम होता है, फाइकोइरिथ्रीन वर्णक के कारण इनका लाल रंग होता है। अच्छा, ये इनके जो आवास है ये कहाँ तक प्रेजेंट होता है, ये समुद्र में, समुद्री जल में गहरी निचाई तक भी हो सकते हैं और सतह पर भी हो सकते हैं। यानी समुद्र के अंदर ये यहाँ पर भी हो सकते हैं और यहाँ पर भी हो सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें और, तो ज्यादातर अगर इनकी उपलब्धता अगर देखी जाती है तो ये गर्म क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो इनकी बहुलता उन समुद्र में अधिक होती है जहां गर्म क्षेत्र उपलब्ध है। यानी कौन सा हो सकता है, ये सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट जहां गिरती है तो ऊपर का ज्यादा गर्म रहता है, न कि नीचे का ज्यादा गर्म रहता है पानी। सनलाइट कहाँ गिरेगी, ऊपर वाले पे ज्यादा गिरे तो गर्म इलाका वो मिलेगा। तो अगर इसमें कह रखा है कि ये गहरी जगह पे भी रह सकते हैं और सतह पे भी रह सकते हैं, तो इनका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सतह पर रहने का होता है। इनका थैलस बहुकोशिक होता है, बट इनका थैलस पत्ती, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इनका जो थैलस होता है वो बहुकोशिक ही होता है, लेकिन पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है। भोजन संग्रह ये भी करता है, और एक नए रूप से करता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में करता है, न कि ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लेमिटोल के रूप में भी नहीं करता है, एक नए रूप में करता है, फ्लोरिडियन। आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कायिक जनन जो होता है वही सेम आ रहा है विखंडन द्वारा। अलैंगिक जनन, अब की बार आपको ध्यान देना है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम रोडोफाइसो की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी के अंदर जो अलैंगिक जनन हो रहा था वो चल बीजाणु द्वारा हो रहा था, और इसके अंदर जो अलैंगिक जनन है वो अचल बीजाणु द्वारा होता है। यानी ये बीजाणु तो बन रहे हैं, जैसे ये बीजाणु बन रहे हैं बीजाणु धानी में, लेकिन ये वहां तक चल के नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास फ्लैजिला नहीं है, इनके पास कसाबिका नहीं है। अब हवा के तेज बहाव या जल के तेज धारा के कारण ये बहकर वहां तक जाएंगे। क्लियर।
लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी आप समझ गए होंगे, जो काम में, आकार में, दोनों में डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया। ये ग्रेसिलेरिया जो होता है उससे एगार भी प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। पोरफायरा तथा जिलेडियम, ये पोरफायरा का डायग्राम है और ये पॉलीसाइफोनियम साइफोनियम होता है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो ये ब्रायोफाइटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर आप देखोगे तो इसमें जो करेक्टर है वो थोड़े से गहरे निकल के आ जाते हैं। अब तक जो आ रहा था, आप क्या पढ़ रहे थे कि इनके अंदर क्या होता है, क्या होता है कि जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होती, लेकिन इसमें पत्ती जैसी, जड़ जैसी संरचनाएं दिखाई देने लग जाती है ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें। और इसकी क्लास की अगर हम बात करें तो मोस है, लीवरवर्ट है, इसकी जो क्लासें हैं वो आगे की हम इसके अंदर और पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आवाज जो होता है वो कहाँ मिलेगा, या कहाँ ज्यादा ग्रोथ करता है? पहाड़ियों में तथा छायादार क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ियों में, नमी वाले स्थानों पे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, और छायादार क्षेत्रों में। अच्छा, एक और बड़ा करेक्टर है इसका, ये आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है भाई, ये आपको बात याद रखनी। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर, यानी ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जो जल में भी उग सकते हैं और इनको बाहर लगा के लगाया जाए तो बाहर भी उग जाएंगे, यानी जल में भी ग्रो कर सकते हैं और बाहर भी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से फाइलम को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये बात आ गई आप। लेकिन इन्हें लैंगिक जनन के लिए जल में ही जाना पड़ेगा, ये बात भी आप याद रखें। ये ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए इनको जल की ही आवश्यकता होगी। अनुक्रमण, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसके अंदर? अनुक्रमण में। अनुक्रमण मतलब, जैसे अनुक्रमण का मतलब मैं आपको समझाऊं, जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ जातियां वृद्धि कर रही थी पादपों की, और उसके बाद में वो नष्ट हो गई और काफी टाइम बाद में वापस से ग्रो कर गई। फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक जाति पूर्ण रूप से उसके नष्ट होने से दूसरी जाति ने पुनर्स्थापन कर दिया, उसका रिप्लेस कर दिया, यानी वो भूमि बंजर तो हो गई थी लेकिन दूसरी जाति वहां से रिप्लेस होकर दूसरी जाति निकल के आ गई। तो इस प्रकार से अनुक्रमण में भी सहायता करते हैं। यानी ब्रायोफाइटा जो है वो, जैसे ब्रायोफाइटा हुआ, यहाँ पे ब्रायोफाइटा आ गया, वो छोटा प्लांट आ गया, लेकिन कुछ टाइम में पता चला कि ब्रायोफाइटा तो सारे नष्ट हो गए और आज से 5000 साल बाद में, या 3000 साल बाद में, या 2000 साल बाद में, या 500 साल बाद में, 100 वर्षों बाद में यहाँ पर बड़े पेड़ आने लग गए। इसका मतलब ये तो अब ब्रायोफाइटा तो चले गए, अब बड़े पेड़ विकसित होने लग गए। तो भूमि को उपजाऊ किसने बनाया था? ब्रायोफाइटा ने तो बनाया था। इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनका जो पादप काय होता है वो सहन होता है अथवा सीधा होता है। सीधा बोल दो या सहन बोल दो। इनमें मूलाभ पाए जाते हैं, ये जैसे ये है, और इनके अंदर छोटे छोटे ऐसे मूलाभ पाए जाते हैं जो किसी आधार से जुड़ने का कार्य करते हैं, चिपकने का कार्य करते हैं। आगे अगर हम बात करें इसी के अंदर, इनमें पत्ती सम, तना सम तथा पत्ती सम, तना सम और मूल सम संरचनाएं पाई जाती। वास्तविक रूप से मूल तना और पत्तियों का अभाव होता है वास्तविक रूप से, लेकिन थोड़े से मॉडिफाइड हैं ये। पिछली आपने जो क्लास पढ़ी उससे थोड़े से, सवालों से थोड़े से मॉडिफाइड हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इनमें जो थैलस तो पाया जा रहा है लेकिन वो अब की बार पत्ती है, जड़ ये बना रहा है, लेकिन उस जैसी संरचनाएं बना रहा है, न कि प्रॉपर रूप से वही चीजें बना रहा है। अब इससे हायर क्लास में जाओगे आप, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आप जाओगे तो टेरिडोफाइटा इससे ज्यादा विकसित हो मिलेगा आपको। फिर टेरिडोफाइटा से आगे आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा विकसित मिलेंगे। और आप एंजियोस्पर्म में आ जाओगे तो आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हो आपके सामने, ये आम, अंगूर, संतरा, नीम सारे देखते हो। ये सबसे विकसित प्रकार के पादप होते हैं। इससे विकसित पादप अभी तक और कोई नहीं है। तो इनमें जड़ भी होती है, तना भी होता है, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर। तो ये पादपों को एक इस प्रकार से समझाया गया कि पहले ऐसे पादप थे जो विकसित नहीं हुए थे, फिर थोड़े से और थे, उनमें थोड़ा सा विकास हुआ, फिर और विकास हुआ, फिर और विकास हुआ,
और लास्ट में एंजियोस प्रमुख पादपों की बात की जाए तो इनमें पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं ये, ठीक है। तो इनके अंदर पत्ती सम, तना सम संरचनाएं पाई जाती है। ब्रायोफाइटा के सदस्य जो होते हैं अगुणित, इनका जो मुख्य काय होता है वो अगुणित होता है, इनमें युग्मकोद्भिद संरचना पाई जाती है। अगर देखा जाए तो मान लो ये इनका मुख्य काय है और ये अगुणित है, तो इसने समसूत्री विभाजन द्वारा नर मादा युग्मक बना लिए। तो नर और मादा युग्मक बनने से इसके अंदर नई स्टेज आ गई जिसको हम बोलेंगे युग्मकोद्भिद अवस्था। कौन सी आ गई? हाँ, जैसे युग्मकोद्भिद आपस में जुड़ गए तो इन्होंने वापस से एक नई स्ट्रक्चर बना ली और फिर वापस से जाके ये अर्धसूत्री विभाजन फिर इनमें वापस से होता है, फिर वापस से ये नई स्टेज में आ जाते हैं। तो इन्हें 2 स्टेज आती है। इनमें कंप्लीटली इसके अंदर पीडीए का अंतरण नहीं दिखा रखा है, सिर्फ यही बता रखा है कि इनके अंदर अगुणित पादप, अगुणित जो होता है वो मुख्य काय होता है और इससे नर और मादा युग्मक बन जाते हैं। इनमें मादा जनन अंग को स्त्रीधानी तथा नर जनन अंग को पुंधानी कहा जाता है। यानी मादा जनन अंग को स्त्रीधानी और नर जनन अंग को पुंधानी कहते हैं। पुंधानी द्वारा द्विकशाभिक पुमंग बनता है, पुमंग, और स्त्रीधानी द्वारा अंड कोशिका बनती है। और जो पुमंग होता है वो तैरकर स्त्रीधानी के पास पहुंच जाता है, अंड कोशिका के पास, उससे जुड़ जाता है, जायगोट बन जाता है। जायगोट बनने के बाद आगे की संरचना तैयार हो जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है। ब्रायोफाइटा के जो सदस्य में पुमंग को जल में विसर्जित कर देते हैं, यानी पुमंग जल में छोड़ दिए जाते हैं। पुमंग तैरते हुए स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं, अंड कोशिका से जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? इसके बाद युग्मनज बीजाणुद्भिद अवस्था में बदल जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखो कुछ ऐसा हुआ, एन एन ये आपस में जुड़े, युग्मकोद्भिद बना। ये स्ट्रक्चर युग्मकोद्भिद। देखो थोड़ा सा, एन एन ये आपस में जुड़ गए, 2n बन गया, बन गया। इस स्ट्रक्चर को आप कहोगे युग्मकोद्भिद। क्या कहोगे? इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाके जायगोट है, जायगोट आगे जाके विकसित होता है और प्लांट की जड़, तना, पत्ती के अंदर बदल जाता है। इसमें तो जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और इस अवस्था को हम कहेंगे बीजाणुद्भिद। कौन सी कहेंगे? और बीजाणुद्भिद के बाद में वापस से परागकण बनेंगे और अंड कोशिका बनेंगी, वो वापस से बाहर निकल जाएंगी और एक वापस जाके जुड़ जाएंगे, वापस से ये बन जाएगा। तो एक बार तो युग्मकोद्भिद अवस्था आ रही है और एक बार आ रही है बीजाणुद्भिद अवस्था। इसको कहते हैं पीडी एकांतरण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको पीडी एकांतरण कहा जाता है। एक बार एक स्टेज, फिर दूसरी बार दूसरी स्टेज आ रही है। तो इसके अंदर युग्मनज बीजाणुद्भिद में बदल जाता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और बना हुआ भोजन युग्मित कोशिकाओं के लिए संग्रहित रहता है। भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई जीव, कोई प्लांट भोजन बना रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो अपनी कोशिकाओं को देगा ही वो, तभी तो वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसके बाद बीजाणुद्भिद कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाती है। यहां तक ये 2n बन गया, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और वापस से ये बन गए और वापस से कौन सी अवस्था आ गई? समझे इस बात को? इस बात को अच्छे से समझना। देखो यहाँ वापस से बना रहा हूं क्योंकि ये बात बार बार में आएगी। 2 अवस्था है, ये अगुणित अवस्था होती है और ये द्विगुणित। इससे जड़, तना, पत्ती, फूल सब बनेंगे और जब पत्ती बन जाती है और फूल बन जाता है तो फूल के अंदर क्या बन जाएंगे? लेकिन इसमें फूल को काउंट नहीं कर रहे हम। फूल बन जाता है तो फूल के अंदर क्या बनेंगे? युग्मक बन जाएंगे, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो ये जो दूसरी अवस्था ये कौन सी आई? युग्मकोद्भिद। ये आपस में बन जाएंगे और जायगोट बन जाएगा 2n, और जायगोट वापस से किस में बदल जाएगा? बीजाणुद्भिद। तो एक अगुणित अवस्था और एक द्विगुणित अवस्था। समझ में आ गई बात? इसके आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो
इसके अंदर जैसे मोस की अगर हम बात करें तो शाकाहारी जंतुओं तथा पक्षियों द्वारा भोजन के लिए प्रयुक्त होता है। स्फेगनम की अगर हम बात करें तो ये ईंधन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। मोस ने चट्टानों को अपगठित किया है और अनुक्रमण को बढ़ाया। ये बात भी आपको याद रखनी है। अनुक्रमण मैंने आपको बता दिया, अनुक्रमण होना बहुत जरूरी है और चट्टानों का अपगठित होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा काम मोस ने किया था। अगर चट्टान अपगठित नहीं हुई तो मृदा नहीं बनेगी और मृदा नहीं बनी तो जीवन नहीं चलेगा। ठीक है। मोस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाती। ये भी इसका क्या है, आर्थिक महत्व क्या है। इस प्रकार से ये एक चीज को रोक देते हैं, अपर्दन को। ठीक है। इसके बाद में ब्रायोफाइटा जो है, इसके लिए हम देखो स्टार्ट में बात की थी मोस और लीवरवर्ट इसके एग्जाम्पल, मतलब इसकी क्लास रहेगी जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्लियर, बात समझ में आई। ओके, थैंक यू।